राधे राधे, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत मस्त होंगे। अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो स्वागत करते हैं आपका वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्लास में, है ना, IAS PCS विद्यालय में, जहाँ पे आपको वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्लासेस मिलती हैं। तो हम पढ़ रहे थे 14 चैप्टर इंडियन पॉलिटी का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था तबीयत ठीक ना होने की वजह से 2 से 3 क्लासेस आपकी नहीं ली गई थी। सोचा था कि उनको कंपनसेट कर दिया जाएगा, पर क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से आगे की क्लास कंटिन्यू नहीं हुई। तो आज करते हैं, जय श्री राधे का नाम लेके आज क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं। तो आज 14 चैप्टर ही कंटिन्यू करना है हमको, है ना। पार्ट सेकंड है, समझ लो, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है तो 2-3 पार्ट्स में होगा। चाहे वो एक ही दिन में करा दिया जाएगा या शॉर्ट में कराया जाए, जैसे भी कराया जाएगा। तो बाकी चीजें हमने पढ़ ली थी। अब जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो इसी में केंद्र राज्य संबंध चैप्टर में ही स्टार्ट करेंगे, अखिल भारतीय सीमाएं, है ना। जो टॉपिक है वो क्या स्टार्ट होगा आज? अखिल भारतीय सीमाएं। आप सभी को पता है कि अखिल भारतीय सीमाएं क्या है ना। सभी जानते हो। अब जो यूपीएससी वाले हो, पीसीएस वाले हो, ये क्या हो? अखिल भारतीय सीमाएं के तहत ही तो आप जॉब करोगे, आप प्रिपरेशन करोगे। तो यहाँ पे इससे क्या मतलब है? केंद्र और राज्य का जो संबंध पढ़ रहे हैं उसमें अखिल भारतीय सीमाएं कैसे अपना दायित्व निभा रही हैं, ये कैसे उस विषय से चर्चित हैं, ये उस विषय में कैसे सम्मिलित हैं, इसको जानते हैं। तो जैसे कि बाकी चीजें होती हैं, बाकी शक्तियां होती हैं, वो क्या होती है? केंद्र और राज्य में बाकी समूह की तरह केंद्र और राज्य में विभाजित है। हर चीज, हर शक्तियां विभाजित है ना, कुछ केंद्र में कुछ राज्य में। तो जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, यानी कि जो आपकी मान लो कि IAS है ना, IPS है, या फिर IFS FOS है ना, IFS होता है ना, ठीक है। तो ये क्या है? ये अखिल भारतीय सेवाएं कहलाई जाती हैं। इनका भी तो विभाजन है, इनका विभाजन केंद्र और राज्य स्तर पर है ना। देखिए ये बात है कि जो उनकी नियुक्तियां करता है, जो उनको ट्रेनिंग कराई जाती है, वो तो केंद्र सरकार ही कराएगी, है ना। केंद्र के द्वारा जो लिख देते हैं कि नियुक्तियां तो कौन कराता है भाई, कैसे विभाजन है ये देखते हैं हम। नियुक्तियां जो है, नियुक्तियां या प्रशिक्षण, ट्रेनिंग को प्रशिक्षण बोलेंगे ना, प्रशिक्षण, ये कौन कराता है? केंद्र, है ना। पर क्या होता है कि जैसे IAS हो गया, वो किस में जाएगा? केंद्र में। जो PCS है, स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं, जो PCS है, हरियाणा का है, UP PCS है, राजस्थान का है, बिहार का है, DP PCS है, तो वो सारी चीजें क्या है? वो किस में जाएंगी? वो राज्य में जाएंगी। उनको कौन कराता है? उनको राज्य सूची राज्य कराता है। इनका कैसे डायरेक्ट नियंत्रण होता है? केंद्र का नियंत्रण होता है। कहने का मतलब है जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो कैसे केंद्र और राज्यों में विभाजित हैं, बस ये जानना है, ताकि हम केंद्र और राज्य का संबंध इसके विषय में भी समझ सकें, है ना। तो ये क्लियर हो रहा होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। जो भी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, है ना, जो केंद्र, जैसे केंद्र सेवाएं हो गई या राज्य सेवाएं हो गई, इनको या तो केंद्रीय सेवाएं बोल दोगे या राज्य सेवाएं बोल दोगे, है ना। जो PCS होता है वो, हाँ, वो स्टेट उस पे होता है। इनकी नीतियों और प्रशिक्षण तो केंद्र ही करता है, पर ये राज्यों में भी तो सर्विस देते हैं ना। सर्विसेज इनकी राज्यों में भी होती है ना, ऐसा थोड़ी है कि केंद्र को ये सर्विस देते हैं, राज्यों को भी तो देते हैं ना सर्विसेज। तो उस हिसाब से के, लेकिन नियुक्तियां और प्रशिक्षण, जो ट्रेनिंग होती है, जो ज्वाइनिंग कराते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र कराता है, ठीक है। पर सेवाएं तो इनके राज्यों को भी जाती है। ऐसा तो नहीं केंद्र सरकार के लिए ही IAS IPS ये सब कुछ बने, ऐसा तो नहीं है ना। केंद्र राज्यों के लिए भी तो है, राज्य के लिए भी तो ये करते हैं, हाँ। ठीक है। केंद्र और राज्य द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाएगा ना दोनों को, पर पूर्ण नियंत्रण केंद्र का ही होगा। देखो नियंत्रित, ये तो दोनों द्वारा होंगी, नियंत्रित, नियंत्रण दोनों का होगा, वैसे दोनों का होगा, जैसे कि केंद्र और राज्य, है ना।
परंतु पूर्ण नियंत्रण किसका होगा, आप सभी को पता होगा, है ना, केंद्र का, है ना, क्लियर, कोई डाउट, कोई शक? नियुक्तियां कौन कराता है, प्रशिक्षण कौन कराता है आपको, तो अगर पूछ लिया जाए तो जाहिर सी बात है केंद्र का नाम लेके आओगे, है ना। अच्छा, 1947 में भारतीय सिविल सेवा ना ICS इंडियन सिविल सर्विसेज, है ना, के स्थान पर क्या आया, IAS आया, है ना। 1947 में क्या हुआ, 1947 था ना, तो पहले क्या था, अभी अभी हमारे तो अभी जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, IAS। आप सभी जो प्रिपरेशन कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, IAS के लिए, है ना। और पहले क्या होता था वहां पर, पहले ICS होता था ना, उसको अब IAS बना दिया 1947 में। ICS जो था को IAS, इज इट ओके? पहले अगर कोई क्वेश्चन अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में इनकेस पूछ लिया जाए, बिकॉज यू आर द एस्पिरेंट्स ऑफ IAS यूपीएससी सिविल सेवा प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, देन अगर उनको लगे, उनको देखो क्वेश्चन इतना डीप में पूछ सकते हैं ना, क्योंकि इतने क्वेश्चंस आपको उनमें से बनाने हैं और लगातार परीक्षाएं होती हैं, लगातार एग्जाम्स होते हैं, तो क्वेश्चंस वो जो बार-बार लिखे उन्हीं को तो नहीं पूछेंगे ना हर बार रिपीटेड, वो डीप जाने की कोशिश करेंगे, डीप में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, बिकॉज आप सबको पता है कि यूपीएससी के लिए बोले तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है ना, जो सिलेबस में है उसमें से वो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, वो छोड़ नहीं सकता, चाहे वो बिल्कुल लास्ट की लाइन हो, बारीक से लिखी गई हो आपके बुक को, आपको लगे तो इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ भी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए वैसे, है ना। देखिए जनरली हम तो ये सोचेंगे ऐसे क्वेश्चन कौन पूछेगा, है ना, अब नॉर्मल लगेगा भाई कौन पूछ, बट भाई क्या पता वो पूछ ही ले, है ना। ICS जो था यही क्वेश्चन करते कि पहले जो IAS था वो उसको पहले क्या था, या वो पूछ ले कि उसका ईयर क्या था, कब ये चेंज हुआ, कुछ भी पूछ सकता है ना, हमें थोड़ी पता है कि वो क्या पूछेगा या फिर क्या नहीं पूछेगा, हमें तो सबके हिसाब से प्रिपरेशन करके रखनी है कि वो कुछ भी पूछ सकता है, सब कुछ पूछ सकता है, हमें तो ये सोच के रखना है ना। और IP के स्थान पर क्या आ गया, IPS आ गया ना। IP जो था पहले सिर्फ IP था, वो क्या हो गया IPS, है ना, ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवाएं है ना ये, IP को IPS कर दिया गया और ICS को IAS कर दिया गया। अब भारतीय जो संविधान है उसमें क्या बोला जाने लग गया इनको, भारतीय संविधान में इनको क्या बोला जाता है, भारतीय संविधान इनको क्या बोलता है, आप सभी को पता होगा, अखिल भारतीय सेवाएं बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, कब से हुआ ये, भारतीय अखिल सेवाएं बोलने लग गए, है ना। 1947 में जब ये नाम चेंज किए गए तो भारतीय संविधान में इनको अब क्या बोला जाने लगा है, अखिल भारतीय सेवाएं, ये तो सभी को पता है, सारे बच्चों को पता है ना, मान्यता दे दी गई। फिर 1966 में भारतीय वन सेवा IFOS को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बना दिया गया, है ना। कब हुआ ये, 1966 में, 1966 में IFOS, है ना, वन वाला जो होता है ना, वन विभाग अधिकारी जो होते हैं, तीसरी में गिनती में नहीं लिख सकते हो, मुझे लिखना पड़ेगा ऐसे, तीसरी अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल, इज इट ओके, है ना, IAS, IPS और IFOS, है ना, एम आई क्लियर? इसको क्या बोल देगा, तीसरी अखिल भारतीय सेवा, है ना। संविधान का अनुच्छेद 311 क्या करता है, संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है।
हाँ, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, हाँ, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, ये तीनों अखिल भारतीय सेवाएं है ना, ठीक है। ठीक है, हाँ, क्या पढ़ते हैं अनुच्छेद। अच्छा, अनुच्छेद जो 312 है ये क्या करता है, इसमें क्या है, भारतीय संविधान जो है वो क्या कहता है, संसद को कि राज्यसभा के प्रस्ताव पर अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने की इजाजत देता है। सॉरी, बोल रहा है किसी के यहाँ करने की इजाजत या अधिकार मानो है ना, करने का अधिकार देता है। ठीक है, कौन देता है भाई, संविधान देगी किसको, संसद को, राज्यसभा के प्रस्ताव पर नई अखिल भारतीय सेवाएं है ना, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने का अधिकार देता है। कौन, अनुच्छेद 312 में संविधान संसद को कुछ अधिकार देता है। वो क्या अधिकार है कि राज्यसभा का प्रस्ताव लाती है नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने का, तो क्या है, इनको अधिकार है ना, संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव पर नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने का अधिकार है। किसको है भाई, संसद को है। चाहे कानून कौन बनाता है, संसद ही बनाती है। अधिकार कौन देगा, अधिकार जाहिर सी बात संविधान ही देगी अधिकार। किसको देगी, संसद को, राज्यसभा के प्रस्ताव पर। राज्यसभा प्रस्ताव लाएगा कि हमें जी नई अखिल भारतीय सेवाएं बनानी है, उनका गठन करना है, तो बोलेगा ठीक है आप कर सकते हो। ठीक है, ये अधिकार है, उसको मर्जी है उसकी, वो नकार है या उसमें कुछ छेड़छाड़ करे, थोड़ा जानने समझने की कोशिश करे और उसको अधिकार देने का वही बना सकता है, मतलब उसी को अधिकार है, संसद को, है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि राज्यसभा के प्रस्ताव को तुरंत ही कबूल कर लिया जाएगा, है ना। सॉरी, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। हाँ, डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। कुछ घर वाले तब नहीं लग रहा, तब भाई इन्होंने किसी मिर्च मसाला बना दिया है, लगता है जो यहाँ तो 3rd फ्लोर तक आ गया। चलिए, हाँ, अब पढ़ते हैं लोक सेवा आयोग, है ना। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अखिल भारतीय सेवाएं, अब क्या पढ़ेंगे, लोक सेवा आयोग। कि लोक सेवा आयोग कैसे केंद्र और राज्य से संबंधित है ना। लोक सेवा आयोग केंद्र राज्य से संबंधित कैसे, है ना। चलिए देखिए, इनमें क्या है, जो लोक सेवा आयोग है, इनमें जो अधिकारी होते हैं, इनके जो पदों की नियुक्ति की जाती है वो कौन करेगा,
राज्य का राज्यपाल करेगा, है ना, लेकिन उनको हटा कौन सकता है, ये अलग बात हो जाएगी। नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है, हटाने वाला कोई और है तो वो कौन होगा, है ना। इसीलिए केंद्र और राज्य के बीच का संबंध पता चलेगा कि लोक सेवा आयोग में जो भी अधिकारी हैं, अभी भी नहीं बंद हो रही है, अरे खांसी पता नहीं क्या जला दिया लोगों ने। चलिए पढ़ाई में छोड़ सकते हैं। ऐसा लगा कि पैर के नीचे कुछ पड़ गया। विद्यालय में चप्पल कौन पहनता है ना, तुम लोग आते हो तुम में पहनने चप्पल, तो मैं क्यों आऊंगी पढ़ाने चप्पल पहन के, मैं भी चप्पल उतार के आऊंगी। हाँ ठीक है, क्या है अध्यक्ष, या तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर सदस्य जो भी हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा भाई, राज्यपाल, है ना, पर उनको हटाएगा कौन, हटाता राष्ट्रपति। आ गया दोनों के बीच में संबंध। नियुक्ति कौन कर रहा है, ये लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हो या कोई भी सदस्य हो उनकी नियुक्ति कौन कर रहा है, उनकी नियुक्ति तो राज्यपाल कर रहा है, पर उनको हटा कौन सकता है, उनको हटा सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति सकता है ना। तो ये अधिकारों को कैसे कैसे केंद्र और राज्य संबंधित है लोक सेवा आयोग के विषय में, ये छोटा ये बात है बस। पहला तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका, है ना, कि इनको नियुक्ति कौन करेगा और इनको लेकिन सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है, ये आपका पहला पॉइंट बन गया। ठीक है, संबंध के बारे में, जो इनके संबंध हम जानने की कोशिश कर रहे हैं इसके बारे में। दूसरा क्या है, संयुक्त संसद जो है, संसद देखिए संसद को अधिकार है, ज्यादा ही अधिकार है और होने भी चाहिए, क्योंकि संसद के बनाए कानूनों द्वारा ही देश चल रहा है ना। संसद में आपकी राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति सबका विचार विमर्श होता है, सब अपने अपने पहलुओं को रखते हैं, सब अपने प्रस्ताव को रखते हैं। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे संसद संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संसद क्या करती है या क्या कर सकती है, संयुक्त राज्य सेवा आयोग का गठन। Is it visible? Should I go this side? If not, then should I go there? Okay. हाँ, आयोग का गठन कैसे करती है, संबंधित विधानमंडलों के अनुरोध पर कर सकती है ना। संसद जो है संयुक्त राज्य सेवा आयोग का गठन संबंधित विधानमंडल के अनुरोध पर करेगी ना, विधानमंडल के अनुरोध पर, ठीक है, कर सकती है। आई डोंट थिंक ये दिख रहा होगा, चलिए दिख रहा है तो अच्छी बात है। क्या है फिर ये, कैसे कर सकती है ये और क्या कर सकती है, ये तो समझ आ गया ना, विधानमंडल के अनुरोध पर कर सकती है ना। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा भाई, राष्ट्रपति, है ना। व्हाट इज इट, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? अच्छा
ठीक है। तीसरा, राज्यपाल के अनुरोध पर एवं राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकता अनुसार कार्य कर सकता है। ठीक है, जो राज्यपाल या तो राज्यपाल के अनुरोध हो और राष्ट्रपति की मंजूरी हो, है ना। राज्यपाल के अनुरोध, है ना। देखिए आप सभी जानते हैं राज्यपाल के खाली अनुरोध करने से कुछ नहीं होगा। अगर राज्यपाल ने अनुरोध कर दिया जी ऐसा कर दीजिए, तो सिर्फ उस सिचुएशन में कुछ नहीं होगा, राष्ट्रपति को भी हामी भरनी होगी, राष्ट्रपति को भी स्वीकार करना होगा, राष्ट्रपति को भी परमिशन देनी होगी। ठीक है, उसको भी हाँ करना होगा। राज्यपाल के अनुरोध, है ना, एवं, है ना, ऐसा नहीं लिखा अन्यथा या और, नहीं, अन्यथा अथवा, ना ही अथवा लिखा है यहाँ पे, ना ही अन्यथा लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, राज्यपाल के अनुरोध एवं राष्ट्रपति, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की लिखना है, दोनों की जरूरत है ना। राष्ट्रपति की मंजूरी, है ना, अथवा और अन्यथा दोनों लिखा है, एवं लिखा है ना, कि मंजूरी के बाद संघ लोक सेवा आयोग मंजूरी के बाद, जब तक मंजूरी नहीं है तब तक नहीं। संघ लोक सेवा आयोग, देखिए ये हेडिंग है, अगर कहीं आपको मेंस में लिखना पड़ता है तो इसी हेडिंग को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता के लिखना पड़ेगा, है ना। तो अब क्या करेगा, संघ के बाद संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकता अनुसार तो कार्य करेगा, है ना। राज्य की आवश्यकता अनुसार कार्य करेगा। नहीं भाई मेरी हिंदी ठीक है। हाँ, इजी होता है इंग्लिश आपको इसलिए इजी लगता है क्योंकि आपको पेन उठाना नहीं पड़ता है, बार बार मात्राएं नहीं लगाना पड़ता है। आपको क्या लगता है हिंदी डिफिकल्ट है? ओ सॉरी, हिंदी इजी है, हिंदी बहुत डिफिकल्ट है। जो लोग हिंदी ना आने पे हंसते हैं ना, एक्चुअली में उनको देखिए किसी भी लैंग्वेज का आना ना आना ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि शर्मिंदगी की बात है, बट अगर आप हिंदी आपकी मातृभाषा है ना, आप सभी जानते हो कि हिंदी क्या है, एक्चुअली हमारी मातृभाषा मानते हैं, है। और क्या कहते हैं, एक तरह से क्या है, हाँ, राष्ट्रीय भाषा नहीं बना रखा है इसको, है ना, तो इसलिए इतना इसको नहीं करते हैं। और जो इंग्लिश है एक्चुअली में हमारी हिंदी क्या है, राज्य भाषा हो सकती है, राष्ट्रीय भाषा नहीं बना रखा है इसको, तो इसलिए शायद ना लेते हो लोग। अब इंग्लिश के पीछे भागते हैं, ठीक है इंग्लिश आनी चाहिए आपको, पर हिंदी अगर आपकी खराब है तो मैं क्या ही बोलूं, बट कुछ कह भी नहीं सकते किसी को आप इस बात पे। ना ही इंग्लिश ना आने पर आप किसी की बेइज्जती कर सकते हो, ना ही हिंदी ना आने पर किसी की बेइज्जती कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसका एनवायरनमेंट ऐसा रहा हो इंग्लिश वाले का कि उसके घर में सब इंग्लिश बोल रहे हैं, उसकी एजुकेशन सारी इंग्लिश में हो रही है, उसको हिंदी नहीं आती हो ना। बट अगर आपको हिंदी ना, अगर इंग्लिश ना आने पे शर्म आती है तो ऐसे में फिर हिंदी ना आने पे भी शर्म आनी चाहिए ना। अगर हिंदी ना आने पे आपको गर्व आता है, गर्व फील करते हो, ऐसे जनरली बोलते हैं यार इसको हिंदी लिखी नहीं जाती, तो ऐसा प्राउड मोमेंट लगता है लोगों को। तो ऐसे में अगर इंग्लिश ना आ रही है तो दैट्स आल्सो प्राउड मोमेंट ना। ऐसे अब दोनों सिचुएशन इक्वल होनी चाहिए। हिंदी को नीचे मत दिखाओ, हिंदी को पीछे मत छोड़ो, बाकी इंग्लिश है तो आपकी इंग्लिश में सबकी है, हम भी बोलते हैं इंग्लिश, है ना, बट इट डजंट मीन कि हिंदी आपको नीचा दिखाओ कि जिसको हिंदी नहीं आती उसकी तारीफ मतलब बहुत ज्यादा अच्छा हो गया और इंग्लिश नहीं आती तो बेइज्जत, ऐसा नहीं। दोनों सिचुएशन में सेम चीजें होनी चाहिए। चलिए हम कल के टॉपिक से अलग बातें भी कर लेते हैं। खैर इन लोगों ने जिंदगी खराब कर दी आज की डेट में मेरी। इतने दिन बाद क्लास ले रही हूँ तो ऐसा माहौल कर दिया बिल्कुल। ठीक है, राज्यपाल के अनुरोध एवं राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकता अनुसार कार्य करेगा, है ना। अगर राज्यपाल ने अनुरोध किया है, राष्ट्रपति ने उसको मंजूरी दे दी है, अब संघ लोक सेवा आयोग जो है वो राज्य की आवश्यकता अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट पढ़ ले। एक और पॉइंट है, संघ लोक सेवा आयोग योजनाओं के क्रियान्वयन, संयुक्त भर्ती आदि पर राज्यों की सहायता करता है। जैसे
कंटिन्यूअस में से पानी नहीं इतना पिया नहीं जाता, लेकिन वो सिचुएशन थोड़ी खराब सी हो गई। हाँ, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। ये लिख देती हूँ, एक पॉइंट पूरा नहीं आ जाए ना। योजनाओं के क्रियान्वयन, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग योजनाओं के क्रियान्वयन, संयुक्त भर्ती आदि पर राज्यों की सहायता करता है ना। आयोग योजनाओं का क्रियान्वयन होगा, क्रियान्वयन यही होता है ना। संयुक्त भर्ती, भर्ती आदि पर क्या करेगा, सहायता करेगा कि नहीं करेगा भाई। अगर इनकी संयुक्त की बात हो रही है और यहाँ केंद्र और राज्य दोनों की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है क्या करेगा, राज्य की सहायता तो करनी ही पड़ेगी भाई, करेगा, राज्य की सहायता करेगा। इज इट क्लियर? Is it okay? Any doubt, any question, any query? So, चलिए, let's start a new topic, है ना। एकीकृत न्याय व्यवस्था पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एकीकृत न्याय व्यवस्था का क्या मतलब है हमारे यहाँ? एकीकृत है ना। My height 5'4". भारत में क्या है, दोहरी राजनीतिक व्यवस्था है ना। पर न्यायिक व्यवस्था कैसी है? एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है ना हमारे यहाँ भाई। पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था कैसी है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है। भले ही राजनीति की व्यवस्था जो है दोहरी राजनीतिक व्यवस्था है, लेकिन न्याय के प्रशासन में हमारे यहाँ दोहरी व्यवस्था नहीं है, द्वैध नीति नहीं है, है ना। हाँ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, इसी में पढ़ लेते हैं। या कुछ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हो गई, है ना, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल की परामर्श से की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? अब चलो इसी में एक चीज पढ़ लेते हैं। एकीकृत सबको पता है कि हमारे एकीकृत न्यायपालिका है। आंख बंद करके कहीं भी कुछ दिया है, किसी न्यायपालिका की एकीकृत न्यायपालिका है, आपका न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, बात खत्म। हाँ, क्या पढ़ाने जा रही थी? मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताने की कोशिश कर रही थी। मैं क्या बताना चाह रही थी? हाँ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालय के देखिए, इसको लिखना जरूर है क्योंकि आपको A to Z एम लक्ष्मीकांत उतारनी नहीं है, पर जितने मोटे मोटे आपकी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं, इन हेडिंग्स के थ्रू आपको समझना है। तो हेडिंग्स आपके पास अच्छे से लिखी हुई होनी चाहिए। इज इट क्लियर? हाँ, ठीक है। हाँ, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है भाई? बताओ, कौन बताएगा? अच्छा, अच्छा, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति करता है कि कैसे करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के द्वारा करेगा, है ना। कौन करेगा नियुक्ति? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की राष्ट्रपति ही करेगा। लेकिन करेगा कैसे? अकेले तो कर नहीं देता है, आप सभी जानते हो, है ना। राष्ट्रपति करता है,
कैसे करता है भाई? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, है ना? हाँ, राष्ट्रपति ही करेगा ना नियुक्ति तो। हाँ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक है। हाँ, पर वो परामर्श तो लेता है ना, राष्ट्रपति अपने आप नहीं कर देता है। जानते हो जब वो मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है तो क्या करता है? प्रधानमंत्री के विचार विमर्श लेता है। विचार विमर्श यानी कि जो बेसिकली कहा जाए, प्रधानमंत्री जिसको बोलेगा कि इनको बना दो तो उनको बना देगा। ठीक है, ऐसी कुछ प्रोसीजर। तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भाई राष्ट्रपति जी ने कर दी। कैसे करे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश और किसी और की भी सहमति लेगा क्या वो? है, परामर्श लेगा क्या किसी और का? संबंधित राज्य के राज्यपाल। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश लिखना जरूरी है। आप गड़बड़ कर सकते हो क्या? गड़बड़िया दोगे क्या? है, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर, है ना? ठीक है, कैसे करेगा नियुक्ति? जाहिर सी बात है कि देखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसको करनी है? राष्ट्रपति को करनी है। राष्ट्रपति कैसे करेगा? ये तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी, और ये जो संबंधित जिस भी राज्य के लिए करनी है उच्च न्यायालय, तो स्टेट वाइज होते हैं ना, किसी स्टेट में कोई एक आधा जिस स्टेट में उच्च न्यायालय ना हो, अदरवाइज सभी स्टेट में उच्च न्यायालय होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ और सिर्फ एक है, ठीक है, जो कि दिल्ली में। ठीक है, हाँ, तो जो संबंधित राज्य होगा उनके राज्यपाल से भी परामर्श लेगा। ठीक है, फिर उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी। अब हो गई इनकी नियुक्ति, खुश हो सभी लोग? आपके मुख्य न्यायाधीश जी की नियुक्ति हो जाती है यहाँ पे। हाँ, इन्हें राष्ट्रपति द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है, पद से हटाया भी जाता है। आप सभी को मालूम है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? इनका ट्रांसफर कर सकता है। ट्रांसफर के अलावा इनको और क्या कर सकता है? उसको क्या बोलते हैं? जॉब से हटाने को क्या बोलेंगे? निष्कासित तो हिंदी में बोल देंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे यार? पता नहीं, बोलेंगे, याद नहीं आ रहा मुझे। अब मुझे प्राउड मोमेंट फील हो रहा है, मुझे इंग्लिश का शब्द याद नहीं आ रहा। ओह माय गॉड, हिंदी का हिंदी में आ रहा है। चलिए, जोक्स अपार्ट, राष्ट्रपति क्या कर सकता है? पद से हटा सकता है और क्या कर सकता है? ट्रांसफर भी तो कर सकता है ना? तबादला यानी कि निष्कासित भी कर सकता है और पद से हटा भी सकता है। पद से हटाना वैसे भी अपने आप में एक हिंदी शब्द है ना। स्थानांतरित, ट्रांसफर, मेरे अंग्रेजों, ठीक है। सस्पेंड करते हैं ना, सस्पेंड तो कुछ समय के लिए किया जाता है ना, पूरी तरह से हटाना पता नहीं, पद से हटा सकता है। रिजाइन तो खुद से दिया जाता है। चलिए, हाँ, राष्ट्रपति पद से इनको हटा सकता है और स्थानांतरित भी कर सकता है। क्या मैंने बताया ना भी कि कुछ कुछ जो स्टेट है उनके लिए संयुक्त उच्च न्यायालय होते हैं। जैसे दो अभी बताया था ना कि कोई कई स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पे दो राज्यों के लिए सिर्फ एक उच्च न्यायालय होगा, है ना। तो ये भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। क्या करेगा? कानून की संसद बनाएगी ना,
कानून कौन बनाया? संसद ने, संसद कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय बना सकते हैं। हाँ? है किसी की ऐसी एग्जाम्पल? गोवा, संसद एक कानून बना सकती है जिसके तहत 2 राज्य हों या 2 से अधिक राज्य हों, उनको उनके लिए एक हाईकोर्ट बना सकती है, एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है। ठीक है, पहले भी बताया था जितने आपके स्टेट हैं उतने आपके पास उच्च न्यायालय नहीं है, कुछ उसमें कंबाइंड उच्च न्यायालय भी चलते हैं, यानी कि 2 राज्य है पर उसमें उच्च न्यायालय एक है। चलिए आज हम इनके एग्जांपल लिख लेते हैं ना। महाराष्ट्र एवं गोवा है ना, पंजाब एवं हरियाणा, गोवा और महाराष्ट्र के लिए एक है ना, पंजाब और हरियाणा के लिए भी एक है। एक और इनके लिए भी एक न्यायालय है ना, क्या न्यायालय इतना जरूरी है। बाकी हम उच्च न्यायालय की कर रहे हैं अपने आप में करते हैं ना, एक उच्च न्यायालय। क्लियर, समझ आ गया क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, कैसे कर सकता है राष्ट्रपति, क्या कर रहा है? 2 राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है, संसद ऐसा कानून बना सकती है। ठीक है, क्लियर है? विदाउट कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? नो? चलिए अब हम एक बात समझ लेते हैं कि अगर आपातकाल होता है तो आपातकाल के समय में केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे संबंध रहते हैं, है ना? अगर आपातकाल है, आपातकाल के समय से लिख सकते हैं, आपातकाल के समय केंद्र और राज्य के बीच संबंध है ना। अभी समझ बात, आपकी हेडिंग क्या है आपकी? हम पढ़ रहे हैं केंद्र और राज्य के बीच संबंध, और अभी जो हमारी हेडिंग चल रही है वो ये वाली चल रही है कि अगर आपातकाल है तो उस समय राज्य और केंद्र के बीच में कैसे संबंध होंगे। एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल भी होते हैं जो कि पूरे देश में लागू होंगे हमारे, एक राज्य आपातकाल भी होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर राज्य के लिए होते हैं। ठीक है, हम सिचुएशन पढ़ रहे हैं, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, मान लो आपातकाल लग गया है ना, अब क्या होगा? केंद्र को अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद भी लिख लेते हैं ना, अनुच्छेद 352 के तहत है ना, हाँ, राज्य में भी लगता है और राष्ट्र में भी लगता है। राष्ट्र में पूरे देश में लग जाएगा, राज्य में लगेगा तो एक पर्टिकुलर राज्य, राज्यों में भी बहुत बार लगे और राष्ट्र में भी लगे हैं। एक बार ऐसा कुछ होगा तो पूरे आपातकाल को एक बार पढ़ लेंगे अलग से, टॉपिक को याद रखना। जो टॉपिक्स आपको लगता हो कि इनके बारे में अच्छे से नहीं आता है तो उन टॉपिक्स को सबके अपने अपने लिख के रखना सभी लोग, और जब जरूरत लगेगी तो मतलब जरूरत क्या लगेगी, जब इससे फ्री होंगे तो उन पर डिस्कशन कर लेंगे, उन टॉपिक्स पे जो आपके पास होंगे, जिस पे आपको लग रहा होगा इसमें ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है, दैट टॉपिक, ऑन दैट टॉपिक वी विल स्टडी। है चलिए क्या, अच्छा राष्ट्रीय आपातकाल जैसे अनुच्छेद 352 जो है उसमें कुछ अधिकार मिले हैं जिसके तहत जो केंद्र है वो राज्यों को निर्देशित कर सकती है, दिशा निर्देश दे सकती है, या फिर डायरेक्टली कह दे तो केंद्र का उसमें नियंत्रण हो जाता है राज्य का। ठीक है, राज्य कैसी हो जाती है? राज्य केंद्र के अधीन हो जाती है, बेसिकली केंद्र का नियंत्रण होता है किसमें? राज्य पर। कुछ ऐसे सिचुएशंस भी है ना हमारे पास, आपातकाल के समय केंद्र और राज्य
राज्य के बीच संबंध देखना है। तो पहला संबंध तो हमें ये समझ आया है, यही पता चला है कि जो केंद्र है उसका नियंत्रण हो जाएगा राज्य पर, राज्य को वो दिशा निर्देशित करेगा। कौन करेगा भाई? केंद्र करेगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। अगर इसको एक्सप्लेन कराने की कुछ ढंग से लिखने की जरूरत है तो बता दो। चलिए इतना तो लिख ही देते हैं कि केंद्र का राज्य पर नियंत्रण है ना, केंद्र का राज्य पर नियंत्रण है ना, दिशा निर्देशित करेगी केंद्र। दिशा निर्देशित करेगी है ना राज्य को, है ना। समझने में कहीं कुछ जो है जो लिखा हुआ है इससे अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो आप तुरंत के तुरंत, है ना। ठीक है, और दूसरा पढ़ने से जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा तो उसका अनुच्छेद होगा अलग, है ना। अगर राज्य में कर रहे हैं हम, ब्लू से ही लिखें इसको सही से, आपको हेडिंग टू हेडिंग समझ आती है। अगर राज्य में अगर लग रहा है आपके आपातकाल, कौन सा अनुच्छेद लगाएगा भाई? अनुच्छेद याद होने चाहिए। ये जो अभी आपको लिखे जा रहे हैं या पढ़े जा रहे हैं क्लास चलते चलते जो बीच में अनुच्छेद आ जाते हैं ना, वो आपको सारे याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए अनुच्छेद सारे के सारे याद करना पॉसिबल होता है, पॉसिबल इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकते हैं, बट प्रिपरेशन के दौरान आप अगर सोचो कि एकदम से सारे अनुच्छेद आपको याद रहेंगे या उस समय तक याद रहेंगे थोड़े कम समय में, तो ये मुश्किल है ना। उसके लिए भी टाइम देना पड़ता है अच्छे से, क्योंकि कुछ चीजें तो इसमें है जिसमें आपको मेमोरी की ही जरूरत पड़ेगी। अनुच्छेद अगर ऐसे पढ़ना है, अगर ऐसे पढ़ गया तो आपको अनुच्छेद एकदम से याद है, लेकिन अगर पूरा अनुच्छेद की लिस्ट लेके बैठ जाओगे फिर क्या होगा? तो रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा। रटंत विद्या चलंत नहीं, कहीं सुना है मैंने ये, है। तो हमें उस पर फोकस नहीं करना है। तो हम जितने टॉपिक के पढ़ते जा रहे हैं, जिन अनुच्छेदों की बात होती जा रही है, उन अनुच्छेदों को हम याद करते रहेंगे ना क्वेश्चन बनने के। अगर पूछ लेता है कि कौन सा अनुच्छेद के तहत कौन सी आपातकाल की बात है, तो आपको 352 पता होना चाहिए राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 पता होना चाहिए आपको कि राज्य आपातकाल है। अच्छा, राज्य में आपातकाल 356 है ना। अच्छा, अनुच्छेद 356 है, लगा दिया भाई आपातकाल। कहाँ पे लगा दिया? राज्य में, है ना। तो राज्य के कार्यकारी विषयों के संबंध में राष्ट्रपति स्वयं निर्देश दे सकता है ना। अब क्या करेगा राष्ट्रपति? निर्देश देगा भाई, स्वयं निर्देश देगा है ना। इसको नहीं करते तो नहीं चलेगा। दिशा निर्देशित करेगी, यहाँ पे भाई निर्देश दे रही है। आई बात समझ में? दिशा निर्देशित क्या कर जाता है? कोई मांग रहा हो, लग रहा हो आपको जरूरत, इसमें तो भाई निर्देश दे रही है स्वयं। ठीक है, अपना अधिकार समझ के, जैसा भी समझ के ये खुद ही निर्देश दे रही है ना। इस स्थिति में राज्य या राज्यपाल या अन्य कार्य के पदाधिकारी समस्त शक्तियां राष्ट्रपति ग्रहण कर लेगा। भाई इसमें समझ रहे हो आप कि राज्य या राज्यपाल, इसमें राज्य हो या राज्यपाल हो, इनकी शक्तियां कौन ले लेगा भाई? राष्ट्रपति अधिग्रहण कर लेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? राष्ट्रपति करेगा ना, राज्य और राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति अधिग्रहण कर लेगा। यानी कि जो पहले काम राज्य के राज्यपाल कर रहे थे, जो शक्तियां पहले राज्य में नहीं थी, वो अब सीधे सीधे राष्ट्रपति के पास है। अब राष्ट्रपति स्वयं निर्देश दे रहा है, अब उनको दिशा निर्देशित नहीं कर रहा है, अब वो निर्देश दे रहा है। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? चीज पता चल रही है कि कहना क्या चाह रहा है? नहीं समझ आ रहा हो तो दोबारा से पूछो, या कोई डाउट हो तो दोबारा से
होना ही नहीं चाहिए डाउट ना, होना ही नहीं चाहिए। इतना क्लियरली पढ़ रहे हो आप तो क्यों होना चाहिए डाउट, स्टिल होता है तो पूछो, है ना। आई एम हियर टू आंसर इट, आई एम हियर ओनली फॉर आंसर। ठीक है। तीसरा क्या, वित्तीय आपातकाल होगा, है ना। वित्तीय आपातकाल, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। वित्तीय आपातकाल की स्थिति, अनुच्छेद कौन सा होगा भाई, जाहिर सी बात है इसमें भी अनुच्छेद पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे, वित्तीय आपातकाल भी तो होगा। अनुच्छेद बताओ कौन सा कर दूं, बढ़ा दूं इससे, चलो आपने कहा तो बढ़ा दिया। वित्तीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत भाई, अनुच्छेद 352 पढ़ा हमने, अनुच्छेद 356 पढ़ा, अब अनुच्छेद पढ़ रहे हैं 360। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वित्तीय आपातकाल की बात आ रही है। अनुच्छेद तीनों आपको याद होने चाहिए, कौन से आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद चलता है। इतने तो हमें सिंसियर होने चाहिए ना कि हमें अपने आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद पता होना चाहिए। 52, 56, 60 इतनी इजी। अच्छा हाँ, तो इसका ये भी तो पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या शक्तियों में क्या परिवर्तन आ रहा है भाई। केंद्र वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु राज्य को निर्देशित कर सकता है तथा राज्य में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने का आदेश दे सकता है भाई। ठीक है, इस क्योंकि देखिए ये बात है वित्तीय, फाइनेंशियल, तो परिसंपत्तियों की बात आएगी, जाहिर सी बात है ना। परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, अभी लिख लो फिर इसको बताती हूँ, करने के लिए दिशा निर्देशित करेगा। और हाँ करेगा ना भाई, सैलरी में वेतन, सैलरी को वेतन बोलेंगे ना, वेतन में कटौती करेगा, ये भी निर्देश ही देगा कटौती में, कटौती करने के लिए, है ना। क्या होगा, कटौती करने को आदेश देगा। दिशा निर्देश खत्म, अब आदेश देंगे। चलो हम देखते हैं इज्जत के साथ। देखिए वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल, है ना। अगर देश में आपातकाल आए तो राष्ट्रीय, आपको पता है कि कौन कौन से आपातकाल आते हैं, हम पढ़ चुके हैं शायद, है ना। मेरे को याद है कि मैंने, या नहीं भी टॉपिक रहा होगा तो एक्स्ट्रा में इस बारे में बताया है आपको कि कैसे कैसे आपातकाल होते हैं, है ना। किसी ने आक्रमण कर दिया तो हो गया आपातकाल, किसी देश की, किसी ने देशद्रोही कर दी, उस समय हो गया वित्तीय आपातकाल है। चलिए अभी वित्तीय आपातकाल पढ़ते हैं। ये तो पता ही है कि राज्य में और राष्ट्र में दो अलग अलग लग सकते हैं, हो सकता है पूरे राज्य देश में लग जाए, हो सकता है किसी पर्टिकुलर राज्य में लगे। अब वित्तीय आपातकाल का मतलब है जब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्रिटिकली खराब होगी, है ना, तो आपको वित्तीय काल लगेगा, वित्तीय आपातकाल लगेगा, मतलब कोई पाप नहीं लगेगा, मतलब आपके देश में वित्तीय आपातकाल की स्थिति होगी। अब इस स्थिति में क्या किया जाएगा जिससे कि उन चीजों को ठीक कर दिया जाएगा, है ना। तो दिमाग में आती है कि परिसंपत्तियों का अधिग्रहण, है ना। जो संपत्तियां हैं, बहुत बहुत ज्यादा संपत्तियां हैं जो आपको उनको लग रहा होगा कि इनको हम ले सकते हैं, इनको हमें लेना चाहिए, जिससे कि हमारे देश की जो वित्तीय संकट वाली अवस्था है इसको ठीक किया जा सकता है। तो उन परिसंपत्तियों को अधिग्रहण करने के लिए दिशा निर्देश देगा राज्य को। वो एक आदेश भी देगा कि जो वेतन है कर्मचारियों की, जो वेतन है उनमें कटौती की जाए भाई। इतना वेतन, अगर एक बात बताओ वित्तीय आपातकाल की स्थिति है, आप इतना वेतन कैसे आप कंटिन्यू दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, तो आपको कटौती करनी ही पड़ेगी, है ना। तो इसका तो आदेश दिया था, सीधे सीधे इसका आदेश दिया जाएगा कि वेतन में कटौती की जाए। ठीक है, इसका आदेश कौन देगा, राष्ट्रपति जी देंगे, और कौन देगा। ठीक है, तो आपातकाल के समय में केंद्र और राज्य के संबंध आपको अच्छे से समझ आ गए। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी, किसी के मन में किसी तरह का दुख, दर्द, पीड़ा है कुछ सवाल को लेके, इस बात को लेके, इस टॉपिक को लेके। बाकी बड़े दुख दर्द अगर एक्स्ट्रा में लेके बैठे हुए तो उसको कुछ नहीं कह सकती है। ठीक है, इज इट क्लियर?
बना रखे हैं, संविधान ने ना राज्य पर नियंत्रण करने के लिए केंद्र को कुछ और अधिकार या शक्तियां दे रखी हैं, कुछ और उपबंध बना रखे हैं जिनके तहत केंद्र राज्य पर नियंत्रण कर सकता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये तो थे, इसके अलावा कुछ और अन्य उपबंध है जिसके संविधान राज्य के प्रशासन पर केंद्र के नियंत्रण को लेकर कुछ उपबंध बनाता है। तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं फटाफट से। संविधान राज्य के प्रशासन पर केंद्र के नियंत्रण के लिए, कैसे कहा गया हो, केंद्र के नियंत्रण के लिए अन्य उपबंध बनाता है। पूरा लिखो वरना समझ नहीं आएगा, है समझ लेगा पर अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में, अगर बनाता है नहीं लिखा तो, है ठीक है। अब हाँ अनुच्छेद आएगा, इसमें तो कोई ना कोई अनुच्छेद होगा ही पक्का। अब बताओ कौन सा अनुच्छेद है, तुम्हें भी बताओ भाई, कंट्रीब्यूशन दो अपना। कौन सा होगा? 52, 53, 54, 55 अनुच्छेद जो बताएगा उसको मिलेगी एक टॉफी, जो कि मेरे पास है नहीं अभी। मैंने टॉफी देने की बात तो कर दी सही आंसर देने पे, लेकिन एक्चुअली में टॉफी है नहीं मेरे पास। बताओ किसी को नहीं पता? अच्छा तुम लोग सोच रहे हो टॉफी नहीं मिलेगी इसलिए मैं अनुच्छेद ना बताऊं, सही मजाक कर रहे थे, मेरे पास टॉफी है। अब तुमने बताया नहीं तो टॉफी मिलेगी नहीं, है ना? किसी ने नहीं बताया तो टॉफी नहीं मिलेगी, मैं कैंसिल। मैं तो झूठ बोल रही थी कि मेरे पास नहीं, मेरे पास है टॉफी। चलिए सच्चाई तो यही कि आपको आता नहीं था, और सच्चाई ये भी कि मेरे पास टॉफी नहीं थी। चलिए लाइव क्लास है। अनुच्छेद 355 पढ़ने के बारे में जल्दी जल्दी से फटाफट, है ना? बोर से होने लगते हैं अगर मेरे को ऐसे स्लो स्लो ज्यादा देर नहीं बोल पाती मैं, फिर मैं बोर होने लग जाती हूँ बहुत ज्यादा। ठीक है, अनुच्छेद 355 क्या कहेगा? केंद्र पर 2 कर्तव्यों को लागू करेगा ना भाई। कुछ तो अगर कह रहा है तो क्या कुछ तो कहना चाह रहा होगा। बहुत केंद्र ने अधिकार जमा लिया, अब कुछ जब अधिकार है तो कर्तव्य भी होंगे ना। राइट्स एंड ड्यूटीज आर बोथ द साइड्स ऑफ अ सिंगल कॉइन। इज इट क्लियर? तो हाँ, अनुच्छेद 355 क्या करता है? केंद्र को 2 कर्तव्य, है ना? कर्तव्य बहुत हैं, अनुच्छेदों के तहत हैं, तो अनुच्छेद 355 में 2 कर्तव्य आएंगे, और भी कर्तव्य हो सकते हैं। अभी कैसे पता आपको? नहीं मुझे पता है ना। तो अभी 2 कर्तव्य क्या क्या है? बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे भाई, है ना? बाह्य आक्रमण, ठीक है, और आंतरिक अशांति से क्या करें? राज्य की रक्षा करें, है ना? देखिए जाहिर सी बात है कि उनको केंद्र को कुछ अधिकार दिए गए थे, दिशा निर्देशित कर रही थी ना भाई, कभी निर्देशित कर रही है, कभी दिशा निर्देशित कर रही है, और बाद में तो आदेश तक दे रही है। तो अब उन्होंने क्या किया? कुछ ड्यूटीज भी दे दी। क्या दी? कि राज्य में ना ही कोई बाह्य आक्रमण हो, न ही उनकी आंतरिक मतलब राज्य के अंदर ही अंदर कुछ ऐसी बात ना हो गई हो जिससे कि उनकी शांति भंग हो रही हो, है ना? तो आंतरिक अशांति से भी उनकी रक्षा करनी है और बाह्य आक्रमण से भी रक्षा करनी है। किसकी करनी है? राज्य की। कौन करेगा भाई? हमारा केंद्र करेगा। ये क्या है? कौन किसके तहत ये सब करेगा? अनुच्छेद 355 के तहत करेगा। आई बात समझ में? 355 के तहत कर रहा है। क्या कर रहा है? बाह्य आक्रमण और आंतरिक शांति से रक्षा कर रहा है। किसकी? राज्य की, है ना? कर्तव्य किसका है? केंद्र का है। बस 3 बार ये पढ़ लो, ऐसे याद हो जाए, है ना? ये पहला कर्तव्य हो गया। और दूसरा भाई ये सुनिश्चित करे, कौन करे सुनिश्चित? आपकी केंद्र करे, और कौन करेगा?
केंद्र सुनिश्चित करे कि राज्य संविधान, है ना, संविधान को सही तरह से पालन कर रही है या नहीं, है ना। देखिए, अगर कोई राज्य है और वहां पे जो कानून के जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, अगर उनको सही से फॉलो नहीं किया जा रहा, उनको सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, तो क्या होगा? क्या वो देश की, वो राज्य की जनता सुरक्षित या खुश होगी? वो शांत होगी? वो सुरक्षित होगी? नहीं होगी ना। क्या उसका पेट, अगर ये जो योजनाएं बनाई गई है वो राज्य में सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, जो अधिकार दिए गए हैं वो सही से बच्चों पे लागू नहीं हो रहे हैं, नागरिकों पर लागू नहीं हो रहे हैं, तो कैसे वो राज्य कैसे अच्छे से डेवलप कर पा रहा होगा या अच्छे से कैसे सर्वाइव कर रहा होगा? नहीं कर पाएगा। तो इसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? केंद्र को दी गई है। इज इट ओके? इज इट क्लियर? वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, एज आई सेड। So it's really very easy and very simple. हाँ, you cannot find it anywhere else. है ना? Nobody can teach you as basic, as the beginner, as I am thinking that you are the beginner only. है ना? So let's teach in a easy way. So हाँ, पालन कर रही है या नहीं कर रही है, ये क्लियर हो गया। और भी कुछ बात हो सकती है? राज्यों के राज्यपालों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है ना, इसी में आ जाएगा। राज्यों के राज्यपालों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यों के राज्यपालों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है ना। कराओ फिर तो भाई कैसे कैसे होगा उनका कार्यकाल, हाँ, राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है, ठीक है। हाँ, इनका जो कार्यकाल होगा वो भी राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है ना। जब तक उनकी इच्छा होगी वो रख सकते हैं, तो उनकी मतलब राज्यपाल जी को, अगर उनकी इच्छा नहीं है तो उनके विरुद्ध आप नहीं टिके रह सकते हो अपने पद पर, ये बात याद रखना। सो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कर दीजिए राष्ट्रपति जी ने, उनका कार्यकाल निर्धारित कर दिया है ना। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होने के अतिरिक्त राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है ना। वह राज्य के प्रशासनिक मामलों की रिपोर्ट समय समय पर केंद्र को देता है, ठीक है। राज्यपाल क्या है? राज्यपाल संवैधानिक अध्यक्ष है ना भाई। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होने के अतिरिक्त राज्यपाल केंद्र का एजेंट भी है। एक बात समझ में, राज्यपाल क्या है आपका? राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष है ना, और केंद्र का एजेंट भी है। अरे मेरी स्पीड बहुत तेज है लिखने में, एजेंट भी है। लिखते बहुत फास्ट हो ना, बोलती भी फास्ट हो, लिखती भी फास्ट हो ना। टीचिंग में तो स्किल्स होनी चाहिए। ऐसा बस इतना भी फास्ट ना बोलूं कि आपको समझना है, इतना भी फास्ट ना लिखूं। खैर लिखने का तो कोई वही नहीं है यहाँ पे, कौन सा स्टैनो खेल रहे हैं हम लोग, है ना। तो लिखने का तो क्या है, मैं साइड दे लूंगी, आप लिख ही लोगे, वरना आप मुझसे बोल दोगे कि अभी मैंने नहीं लिखा है लिखने को, है ना। और बोलने का थोड़ा है कि स्पीड है मेरी, लेकिन मतलब आपको समझ आनी चाहिए। आती है ना आपको समझ? नहीं आती है समझ में तो बताओ। हाँ, यूट्यूब वाले कमेंट करो अगर नहीं समझ आता। आपको लगता है मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ तो समझ तो आता है ना। देखिए, अगर आवाज में क्लियरिटी नहीं होगी, है ना, अगर आपकी आवाज में वॉल्यूम नहीं होगा तो फिर टीचिंग नहीं, थोड़ा कंफर्ट नहीं हो पाती
जाती है ना समझने वालों के लिए। तो थोड़ा सा आपका एक स्केल बना हुआ होना चाहिए वॉल्यूम का, है, और थोड़ा स्पीड भी होनी चाहिए, क्योंकि 2-2 घंटे की अगर क्लास लेनी है तो आपको ऐसे नहीं पढ़ा देना कि बंदा सामने वाला सोने लग जाए, बोर हो जाए। आपको ध्यान रखना है सब चीजों का। 2 घंटे 4 घंटे अब कोई ऐसे बैठ के तो नहीं पढ़ सकता एग्जाम में ना। सो गॉड गिफ्टेड है, ऐसा मान सकते हो। ये जो मेरी बोलने की स्पीड है या वॉल्यूम है, ये गॉड गिफ्टेड है, टचवुड, भगवान की कृपा है, बस राधे राधे, है ना। हाँ, केंद्र का एजेंट भी है भाई। केंद्र का एजेंट क्यों है? अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक केंद्र का एजेंट कौन है, तो आप क्या बता पाओगे कौन है केंद्र का एजेंट? अगर नहीं बता पाए ना तो आपसे 1 रुपए की टॉफी छीन ली जाएगी, ठीक है। ये बहुत वो है, जाहिर सी बात है, राज्य है ना। क्यों है? लेकिन वह राज्य के प्रशासनिक मामलों को समय समय पर केंद्र को देता है ना। जो राज्य के प्रशासनिक मामले होते हैं, इसी से आपको समझ आ जाएगा, जो राज्य के प्रशासनिक मामले हैं, मामलों की जो रिपोर्ट होगी है ना, मामलों को उधर से सीधे मुंह से बोल के तो नहीं देंगे। प्रशासनिक मामलों की जो रिपोर्ट होगी की रिपोर्ट को केंद्र को देंगे, है ना। केंद्र को देंगे, है ना, ठीक है। जो भी प्रशासनिक मामले हैं केंद्र राज्य के, उनकी रिपोर्ट को समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने अपना फिर इतने समय बाद ऐसी सिचुएशन होने के बाद वैसे सिचुएशन, तो वो समय समय पर अपना जो रिपोर्ट है वो केंद्र को देते हैं। इसलिए केंद्र के एजेंट भी इनको कहा जाता है। अक्सर पूछ लिया जाए, ऑप्शन दे दिया जाए किसको कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है राज्यपाल। राज्य का आपका संवैधानिक अध्यक्ष भी होगा और केंद्र का एजेंट भी होगा। ये सब कुछ राज्यपाल करेगा, ठीक है। आर यू श्योर कि आप सभी को ये सब कुछ समझ आ गया है ना। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी? हाँ, राज्यपाल ही है, उसको राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, और कहीं का नहीं, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कहा जाएगा राज्यपाल को, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं केंद्र और राज्यों के बीच वो संबंध जो संविधानोत्तर है। यानी कि संविधान, अभी तक कुछ जो हमें उपबंध बताए गए थे संविधान में थे, अब संविधान के अतिरिक्त संविधानोत्तर है ना, कुछ उपबंध, कुछ युक्तियां हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। संविधानोत्तर है ना, युक्तियां बोला गया है इनको। ये क्या है? ये केंद्र और राज्य के बीच भी है, समन्वय के लिए है, केंद्र और राज्य के बीच, और राज्य के मध्य या बीच, है ना। केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय बनाए रखने के लिए, है ना, दोनों को जोड़े रखने के लिए, या दोनों का काम ठीक ढंग से चले, दोनों में कोई टकराव ना हो, उन दोनों में आपस में समन्वय बनाए रखने के लिए कुछ युक्तियां हैं, कुछ उपबंध हैं, जो कि क्या है, उनको बोला क्या जाता है संविधानोत्तर युक्तियां, जो कि संविधान में लिखित नहीं है ना, जो किसी अनुच्छेद में ना पाई जाती हो, है ना, संविधान में नहीं लिखी है। एक अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो क्या थे, उस संविधान, उनके कोई ना कोई अनुच्छेद आ रहे थे ना, बट इनके शायद अनुच्छेद ना हो, है ना, तो इसी संविधानोत्तर है ना, संविधान में नहीं है, तो मतलब संविधान में से पर्टिकुलरली लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए, है ना। चलिए संविधान, जैसे कि आपके जो नीति आयोग है, पहले क्या था, योजना आयोग था ना। चलिए इनसे स्टार्टिंग कर देते हैं। जो योजना आयोग था, पहले भी बता चुकी हूँ आपको, मेरे हिसाब से मैं ये बात, योजना आयोग इज नोन एज नीति आयोग नाउअडेज, है ना, सिंस 2000 नीति आयोग। देख रहे हो मेरी स्किल, देख रहे हो मेरी स्किल, है ना। नीति आयोग, है ना, योजना आयोग इज नोन एज
नीति आयोग नाउअडेज, है ना। आप सभी को पता है कि योजना आयोग जो पहले थी जिसका अध्यक्ष कौन होता है, उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री जी। लिखो अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी हैं। तो अभी इनका कौन हुआ अध्यक्ष भाई, मोदी जी हुए नहीं हुए? अगर प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष तो कौन हुआ अभी इनका अध्यक्ष, प्रधानमंत्री जी हो गए, है ना। अब नीति आयोग है ना, गैर संवैधानिक परामर्श निकायों में शामिल है ना। हाँ, राष्ट्रीय एकता परिषद है ना, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, इनके नाम लिखो फटाफट से कौन कौन से हैं ऐसे। राष्ट्रीय एकता परिषद, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, है ना। अभी और भी है, और भी ये क्या है, संविधानोत्तर नियुक्तियां है ना। गैर संवैधानिक निकाय है, इनको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि गैर संवैधानिक निकाय है ना, इनको ऐसा बोला जा सकता है। ये जितनी सारी आएंगी इनको क्या बोल सकते हो आप, गैर संवैधानिक निकाय। Any doubt, any question, any query? As I said कि this is very easy and very simple class, so as this will be found by you that it's a very true, it is a true thing, no problem, that's okay. अब बोलो तो बस, हाँ जवाब दो खाली। केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद है ना, इसके आगे का बताओ 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 बताओ। परिवार कल्याण, परिवार कल्याण, चिकित्सा परिषद। चलिए 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 आप बताइए, यूट्यूब वाले बताओ कमेंट करके। परिवार कल्याण, चिकित्सा परिषद, चिकित्सा परिषद। आप नहीं बोल रहे तो यूट्यूब वाले क्यों बोलेंगे, उनको तो बेचारे को लिखना है, बोला थोड़ी हो तो लिखेंगे। चलिए चिकित्सा परिषद, अच्छा चलिए इसके बाद में ऐसे पढ़ लेते हैं कि ये कहना क्या है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये लिख लो यार भाई, देखो पढ़ाई का भी एक टॉपिक होना चाहिए, है ना। विश्वविद्यालय अनुदान, चैरिटी अनुदान आयोग। आलस की भरमार, रजाई में घुस के पढ़ने का सही सीजन है। रजाई में घुस जाओ, ना ठंडी ना गर्मी, कुछ नहीं, रजाई के अंदर तो किताब खोलो और बैठ जाओ। बट हाँ स्लीपी मोड ऑन हो जाता है भाई, थोड़ा सा तो एक्टिव होना पड़ता है। मेहनत तो है, स्ट्रगल है, बोल सकते हो आप, करना तो पड़ेगा ना। If you really want to achieve something big, whatever, if you want to achieve something small thing also, तो आपको efforts तो करने पड़ते हैं। So you are aiming for UPSC IAS. It's not a big deal, not a small job, है ना। Meanwhile, it's a not big deal and it's not a small job also, right? क्योंकि देखिए लोग ऐसे भी हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक 1 लाते हैं, तो नॉट अ बिग डील बट इट्स नॉट अ स्मॉल जॉब। बहुत सालों से एफर्ट कर रहे थे, नहीं तो डिपेंड करता है कि आपकी पढ़ाई किस हद तक गई है, आपने कैसे प्रिपरेशन करी है, कितना टाइम दिया है, कितना आपको पीस ऑफ माइंड मिला है ना। पढ़ने वाले तो बहुत लोग कोशिश करते हैं, पर उनकी लाइफ में अनगिनत ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको शायद वो फेस नहीं कर पाते हैं, तो वो उसी में घुस जाते हैं बेचारे, उनसे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पे जो कंट्रोल कर लेता है वही फिर आईएएस होता है। हाँ चलिए, ये तो हमने गैर संवैधानिक निकाय लिखा दिए हैं कुछ, ये सारे गैर संवैधानिक निकाय ही हैं। ये संविधानोत्तर क्या बोलो, ये जितने हैं ये नाम सारे ये क्या हैं, गैर संवैधानिक निकाय है ना। तो इनके बारे में क्या बताना क्या चाह रहे हैं, ये जो निकाय है तो क्या है, केंद्र राज्य संबंध कैसे है इनका, है ना। देखिए केंद्र राज्य संबंधों के विषय हेतु या तो वार्षिक या आवश्यकता अनुसार विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है ना। केंद्र और राज्य, है ना,
केंद्र राज्य संबंधी विषयों पर या तो वार्षिक, है ना, या तो जब उनको जरूरत लगे कि भाई अब नीड है तो उनके लिए क्या किया जाएगा, उनके लिए विचार विमर्श किया जाएगा ना, जाहिर सी बात है ना, कुछ बातचीत करी जाएगी। तो केंद्र राज्य संबंधी विषयों पर विचार विमर्श, ये वार्षिक भी हो सकती है और जरूरत पड़ने पर भी हो सकती है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि कुछ जरूरी मुद्दा आ रखा है और आप वेट करो कि भाई वार्षिक पे ही होगी, एक साल बाद ही करेंगे, ऐसा नहीं होगा ना, विमर्श किया जा सकता है। तो ये कौन कौन से विषय होंगे, है ना, केंद्र राज्य संबंधी विषयों पर विचार विमर्श किया जा सकता है। तो ये जो विषय हैं ये कौन कौन से विषय होंगे जिन पर किया जाएगा, है ना, जान लेते हैं भाई। हमारा काम क्या है जानने के लिए, तो हमारे दुनिया में राज्यपालों का सम्मेलन, है ना, इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करेगा भाई, याद रखो ना, राज्यपालों का सम्मेलन, राज्यपालों का सम्मेलन, अध्यक्षता कौन करेगा, राष्ट्रपति जी। देख लो चलो पांडे जी, विभूति भैया देख रहे हो? अरे नहीं भाई, विनोद जी था शायद, चुलबुल पांडे नहीं और विभूति भैया भी, विनोद जी हैं, देख रहे हो विनोद जी, ऐसा कुछ है, चलिए देखेंगे विनोद जी। राज्यपालों का सम्मेलन, अध्यक्षता कौन करेगा इनकी, भाई कौन करेगा, कौन कर सकता है, राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री का सम्मेलन, चलो अध्यक्ष बदल देते हैं, है ना, बात हो रही है अध्यक्षता बहुत कर ली राष्ट्रपति जी ने, अभी जोर से करवाएंगे हम। मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन, अब अध्यक्ष बदल देते हैं, बहुत देर होगी, हम प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री जी से करवा लेते हैं अध्यक्षता, ये भी तो खाली बैठे हैं, कुछ काम करवाते हैं प्रधानमंत्री जी से भी, हैं, सही बात है गलत बात है। और कुछ बता दो, मुख्य सचिवों का सम्मेलन, मुख्य सचिव भी तो होते हैं ना भाई, जो मुख्य सचिव हैं, मुख्य सचिव सम्मेलन, अब इनकी अध्यक्षता हर बार नहीं, देखो रिपीट नहीं करेंगे ना, प्रधानमंत्री से करेंगे बार बार, राष्ट्रपति से भी थक जाते हैं बेचारे लोग अध्यक्षता कर करके थक जाते हैं ना, तो हम किसी और से कराएंगे, इनसे करवा देते हैं कैबिनेट सचिव से, है ना, कैबिनेट सचिव से, है ना, करवा दी हमने, चलो फिर से कैबिनेट अध्यक्ष से, कैबिनेट सचिव से, है ना। पुलिस महानिदेशक का सम्मेलन भी होता है भाई, है ना, पुलिस महानिदेशक का सम्मेलन, मैं ऑफिस से आके सीधे यहीं आती हूँ, मैं रेस्ट, अगर रेस्ट करूंगी ना फिर मेरा रेस्ट ही हो जाता है, तो मैं रेस्ट करती नहीं, आती हूँ फटाफट बैग में रख के पानी वानी पी लेती हूँ, चाय पीती हूँ मैं। पुलिस महानिदेशक का सम्मेलन ना, चाय पी के फिर आ जाती हूँ मैं, फ्रेश नहीं होती, नहाती धोती मुंह धोती, कपड़े चेंज करे, रेस्ट वैसे सब कुछ नहीं, आती ही फटाफट क्लास ऑफिस से आती है ना। चलिए क्या कर रहे हैं, पुलिस महानिदेशक की सम्मेलन करा दिया, इसकी अध्यक्षता भी कोई करेगा ना, बिना अध्यक्षता के तो काम ही नहीं हो रहा है। उच्च न्यायालय का कौन कर सकता है, आप खुद बताओ, न्यायाधीश करेगा या वकील करेगा, है कौन करेगा, तुम्हारा बस चले तो वकील से भी करा दो, है ये पता नहीं क्या चल रहा था, मेरा खांसी जुकाम सब कुछ हो गया मेरे को, ऐसे फीलिंग आ रही है, जैसे खांसी भी हो गई, जुकाम भी हो गया, आंखों में भी लग रहा, पता नहीं क्या ही चला। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम तो करवा ही दो, वकील बेचारों से भी करवा दो अध्यक्षता, न्यायाधीश करेगा क्या है, मैम मेरे वकील तुम करोगे अध्यक्षता, है स्टार्ट करो। चलिए और भी किसी की करवा दे अध्यक्षता, कितने में शांति है। मुख्य न्यायाधीशों का भी सम्मेलन होता है, ये बात समझ में आपको, मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन, उसका क्या कौन करेगा, है मैंने लिखवा तो दिया सर, नहीं लिखवाया, पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन,
मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन, इसकी अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का मुख्याधीश करेगा ना। ये एक्चुअली में उच्च न्यायालय वाला कहाँ लिखते हैं, पुलिस वाले में लिखते हैं ना, मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन कराएगा ना। ये तो कराएंगे मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन, मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन, है ना। कौन कराएगा, ये कर देंगे, है ना। पुलिस महानिदेशक का जी का हमें पता नहीं है कौन करा रहा है सम्मेलन, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश का सम्मेलन कराएगा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो हम दिखा देते हैं, है ना, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश का सम्मेलन करेगा आपका उच्च न्यायालय, इनका नहीं पता है कौन कर रहा है, पुलिस जी का। गृह मंत्रियों का सम्मेलन केंद्रीय गृह मंत्री कर देगा, है ना। गृह मंत्री का सम्मेलन केंद्रीय गृह मंत्री, अध्यक्षता, है। इससे समझ आ जाएगा आपको कि हम अभी इसी टॉपिक की बात कर रहे हैं, आगे है, कहीं और नहीं रहे हैं। विधि मंत्रियों का सम्मेलन, अब विधि मंत्रियों का सम्मेलन कौन करेगा भाई, बता दो कौन करेगा। केंद्रीय विधि मंत्री करा देंगे, जब केंद्रीय गृह मंत्री कर सकते हो तो हम केंद्रीय विधि मंत्री से भी करा देंगे, हमें क्या दिक्कत है। हम कुछ नहीं कर सकते भाई, हम बस पढ़ सकते हैं, सीधी सी बात तो यही है। अब इनके वित्तीय संबंध भी पढ़ लें क्या, वित्तीय संबंध इनके कैसे कैसे और क्या क्या है, संविधान के भाग 12 में, है ना, पढ़ लेते हैं वित्तीय संबंध भी लगेगा। लेट मी चेंज द कलर। वित्तीय संबंध, है ना, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। नेक्स्ट हेडिंग डालो वित्तीय संबंध। इनके बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध है, तो संबंधों के बारे में पढ़ रहे हैं तो कौन पढ़ाएगा हमें, वित्तीय संबंध। अनुच्छेद 12 सॉरी भाग 12 है ना, अनुच्छेद 268 से 293 तक, 268 से 293, आप समझ रहे हो इसका मतलब। तब केंद्र राज्य वित्तीय संबंध की ही बात की गई है, ये याद रखना, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध की बात, चर्चा, बात थोड़ा मजेदार बात नहीं लगेगी तो चर्चा लगेगी। वित्तीय संबंधों की बात केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंधों की बात भाग 12 में की गई है, जो कि अनुच्छेद 268 से लेके 293 तक की गई है, ठीक है। इसके अलावा इसी विषय पर कई अन्य उपबंध भी हैं, इन्हें हम निम्नलिखित तरीके से समझेंगे भाई, है ना। और पढ़े कराधान शक्तियों का आवंटन कैसे कैसे किया गया है, कराधान शक्तियों का आवंटन। और इसको क्लीन करके चेंज करके फिर करते हैं। तो संविधान में ना कर टैक्स जो होते हैं उनको केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे बांटा है, उनका आवंटन कैसे है, इसके विषय में भी पढ़ेंगे। अभी तक वित्तीय वाला पढ़ लिया हमने, अब कराधान है, टैक्सेशन, कराधान का आवंटन ही होगा ना। टैक्स की कौन राज्यों पर कैसे किस हिसाब का टैक्स है, आपका केंद्र में कैसा टैक्स है, कौन टैक्स क्या किस हिसाब से पे करेगा, है ना। तो कराधान शक्तियों को कैसे, मतलब कि उनके पास क्या शक्तियां हैं, वो टैक्स कैसे ले सकते हैं, टैक्स को कैसे क्षमा कर सकते हैं, टैक्स को कैसे कम कर सकते हैं, टैक्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कराधान शक्तियों का आवंटन,
ओके, कराधान शक्तियों का आवंटन। संविधान में कुछ शक्तियां दी हुई है केंद्र और राज्यों को करों से रिलेटेड, तो वो पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल सी बातें कर देते हैं ना हम लोग, वी आर पेइंग टैक्सेस, है ना, वी आर पेइंग आवर टैक्स। तो किस हिसाब से कौन लागू करता है, क्या हम नहीं टैक्स देंगे तो हमारे साथ क्या कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, वो सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे कि केंद्र और राज्य कैसे इस बात से संबंधित है। बेसिकली जो हमारा मेन है वो ये है कि केंद्र और राज्य के बीच में इसको लेके क्या है। तो संविधान ने केंद्र और राज्य के बीच निम्नलिखित तरीके से शक्तियों का आवंटन किया है। कुछ शक्तियां केंद्र और कुछ राज्य के तहत कराधान की शक्तियों का बंटवारा किया गया, जो कि किसने किया है, जो कि संविधान ने किया है। तो क्या है, संसद के पास संघ सूची है ना, जिनकी संख्या 13 है, में कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। देखिए संसद के पास ना, संसद के पास संघ सूची के विषय, सूची के 13 विषय पर, है ना, संसद के पास संघ सूची के 13 विषय, 13 विषय, है ना, 13 को तो जानते ही हो, 13 विषय के बारे में कर निर्धारण का अधिकार है। जाहिर सी बात है ना, के विषय पर कर निर्धारण का अधिकार। ठीक है, का अधिकार है। दूसरा कुछ विशेष अधिकार ना, हाँ, राज्य विधानमंडल के पास राज्य सूची पर कर निर्धारण का विशेष अधिकार है ना। राज्य विधानमंडल के पास, विधानमंडल के पास राज्य सूची 18 विषय पर कर निर्धारण का अधिकार है ना। राज्य विधानमंडल के पास राज्य सूची का 18 विषय, उनके पास कितने विषय हैं, 13 विषय हैं। इन केस आपको ये भी गिनती याद होनी चाहिए है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप भूल जाओ इसको, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आपको भूलना नहीं है, ठीक है। फिर समवर्ती सूची में कोई कर प्रविष्टियां नहीं है, कुछ भी समवर्ती सूची में नहीं बताया गया। समवर्ती सूची में नहीं, कुछ भी नहीं है भाई ऐसा कुछ, ठीक है। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, है ना। तो आपने विषय भी पहले पढ़े नहीं, किसमें कितने हैं, क्या है, पर अभी क्या हो गया, समवर्ती सूची में ऐसी कोई कर से लेकर रिलेटेड कोई भी प्रविष्टियां नहीं है। क्षेत्रीय नहीं है, मतलब इनको कोई अधिकार नहीं है बेसिकली कर से रिलेटेड समवर्ती सूची को, ठीक है। देखिए इनको कोई अधिकार नहीं है टैक्स से रिलेटेड ना, अधिकार नहीं। और आप जानते हो ना, जो जीएसटी है, जो जीएसटी है 2016 में आई है ना, 101वां संशोधन हुआ है ना। ऐसा ही तो पूछा, जीएसटी कब आई है, कौन से ईयर में आई आपकी, हाँ 2016 में आई है, नहीं आई है? जीएसटी कब आई भाई बताओ, हमसे बोलो। 2016 में ना, और कौन सा संशोधन के तहत 101 को आई है ना, तो इसमें इसको विशेष प्रावधान है भाई, विशेष प्रावधान। ये क्या है, ये एक अपवाद है कहा जाए तो। क्यों अपवाद है, क्योंकि एक्चुअली में तो समवर्ती सूची में टैक्स से रिलेटेड कोई प्रविष्टियां हैं ही नहीं, है ना। कोई अधिकार ऐसे देखा जाए, सिंपल कहा जाए, साधारण शब्दों में कहा जाए तो समवर्ती सूची में
टैक्स को लेके कोई अधिकार नहीं है। पर एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, जो जीएसटी है वो 101वां संशोधन के तहत लाई गई थी, 2016 में लाई गई थी, और उसके विशेष प्रावधान क्या है, समवर्ती सूची में है। ठीक है। कर निर्धारण की अवशेषीय शक्ति संसद में निहित है ना। हाँ, गिफ्ट हो गया, समृद्धि कर हो गया, व्यय कर हो गया, हाँ ये क्या है, संसद है ना। बाकी जो बच जाती है कुछ फील्ड, उसमें संसद को अधिकार है, संसद को अधिकार। कैसे कैसे, गिफ्ट को क्या बोलेंगे, उपहार, समृद्धिकरण, और कौन सा आ सकता है, जो आपको लग रहा हो, जो इनसे छूट रहे होंगे, वो जो बचे होंगे, उन सूचियों से जो बच गए होंगे, वो कर जो है वो संसद के पास बच जाएगा, वह कर भी। ठीक है, ये आपके संसद को अधिकार है। ठीक। इसके अतिरिक्त एक और बात पढ़ लेते हैं कि संविधान ने राज्यों की कर निर्धारण शक्ति पर कुछ पाबंदियां लगाई है। संविधान ने राज्यों पर कर संबंधी कुछ पाबंदियां, ठीक है, संविधान में हाँ कुछ पाबंदियां लगाई हैं। किस पे लगाई हैं पाबंदियां? राज्यों पर जो कर है ना, उस पर कुछ पाबंदियां लगाई गई है। कौन कौन सी? जैसे कि विधानमंडल व्यवसाय, व्यापार एवं रोजगार पर कर लगा सकता है। जो विधानमंडल व्यवसाय, व्यापार एवं रोजगार पर कर लगा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति पर यह 25,000 रुपए या 2500 रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए, विधानमंडल व्यवसाय, व्यापार, है ना, कर लगा सकता है। पाबंदी क्या है कि एक व्यक्ति पर 2500 रुपए से अधिक वार्षिक भी, है ना, एक साल में वार्षिक न हो। इसका मतलब समझ जाइए कि एक व्यक्ति पर 2500 रुपए से ज्यादा एक साल के अंतर्गत कर नहीं लगेगा वार्षिक। ठीक, 2500 रुपए से अधिक वार्षिक ना हो, है ना। 2 साल में 500 हो जाएगा, 500 मतलब 5000, बट इसका ये मतलब अधिक वार्षिक ना हो, यानी कि एक साल में 2500 से अधिक नहीं होना चाहिए। एक सिंगल व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए, राज्य विधानमंडल वस्तुओं की खरीद बिक्री पर भी कर लगा सकता है। राज्य विधानमंडल वस्तुओं की खरीद और बिक्री पर भी कर लगा सकता है भाई, है ना। कर लगा सकता है, ये तो हो गई ये वाली बात कि ये कर सकता है। ये वाली है नहीं वाली बात, तो वही नहीं वाली बात इसमें भी होगी। कुछ नहीं वाली बात होगी जिसपे वो नहीं कर सकता होगा, जो वो नहीं कर सकता होगा ना, तो वही हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा क्या है जो नहीं कर सकता है। चलिए आइए फिर जानते हैं। राज्य के बाहर किसी वस्तु की खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता है ना, समझ रहे हो ना बात को। राज्य के बाहर
किसी वस्तु पर खरीद बिक्री पर कर नहीं लगा सकता है। देखिए, राज्य विधानमंडल अगर कोई वस्तु खरीदी या बेची गई है उस पर कर तो लगा सकता है, लेकिन अगर वो चीज खरीदी या बेची राष्ट्र के बाहर गई है तो ये कर नहीं लगा सकता है। आई बात समझ में? इससे ज्यादा इजी क्या होगा? और दूसरी बात भी तो कुछ होगी, आयात या निर्यात के दौरान खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता है। कर नहीं लगाया जा सकता। आयात या निर्यात के दौरान कर नहीं लगाया जा सकता है। इज इट क्लियर? वेरी सिंपल। दो ऐसी भी और बातें होंगी भाई इसमें। अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जाएगा, है ना? अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य व्यापार होगा। खरीद बिक्री है ना, सब में खरीद बिक्री जरूर रहेगा। बिक्री पर के दौरान आयात निर्यात के दौरान खरीद बिक्री इसमें भी आएगा भाई, ये याद रखना। खरीद बिक्री कर, है ना? पर नहीं लगाया सकता है ना? समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा है? कि राज्य कर लगा सकता है, लेकिन अगर किसी राज्य के बाहर कोई वस्तु खरीदी गई है या बेची गई है तो उस पर कर नहीं लगा सकता है। आयात या निर्यात के दौरान अगर कोई चीज खरीदी या बेची गई है उसके आयात और निर्यात के दौरान कर नहीं लगाया जा सकता है। अंतरराज्यीय व्यापार हो रहा है जब राज्य के अंदर अंदर ही व्यापार हो रहा है या कोई वाणिज्य व्यापार हो रहा है, इस सिचुएशन में भी कोई कर नहीं लगाया जा सकता है। इज इट क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? संसद द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य कर के तहत महत्वपूर्ण घोषित मामलों पर क्रय विक्रय के आधार पर प्रतिबंध है भाई, ठीक है? संसद द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य व्यापार के तहत महत्वपूर्ण घोषित मसलों पर क्रय विक्रय के आधार पर प्रतिबंध है। संसद द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य व्यापार। चाय पिला दो भाई कोई, चाय नहीं पिया, चाय के बिना ना थोड़ा टाइम तक चलता है, फिर 2 घंटे बाद ना चाय के बिना ऐसा लगता है कि चाहिए, चाय चाहिए। हाँ यार, मैं चाय बहुत पीती हूँ, मस्त अदरक वाली, चीनी डाल के, अदरक डाल के। खाया पिया कहाँ गया? पढ़ा है ना आपने साइंस का चैप्टर, आई थिंक 7th क्लास में था ये चैप्टर हमारा ना। खाया पिया कहाँ गया पता नहीं चलता। चाय तो बहुत पी जाती हूँ मैं। एक तो हाँ वॉक कर करके पढ़ाती हूँ, हाँ शायद इसीलिए, ऐसा मतलब चलती रहती हूँ ना, आदत चलते रहने। तो खड़े होकर एक जगह से कैसे पढ़ाऊँ? खड़े होकर मैं एक जगह पे नहीं पढ़ा पाऊंगी ऐसे एक जगह खड़े, इससे पैर में ज्यादा दर्द होने लग जाता है। चलिए, क्या संसद द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार या फिर वाणिज्य व्यापार, है ना, के तहत महत्वपूर्ण घोषित मसलों पर क्रय विक्रय के आधार पर प्रतिबंध है भाई, ठीक है? या संसद द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार हो या वाणिज्य व्यापार हो या कुछ महत्वपूर्ण घोषित मसले हो, महत्वपूर्ण घोषित मसले। सोच लो किसी दिन ना मैराथन लेके आ जाओ क्वेश्चन आंसर की, फटाफट से रिवीजन कर ले। जितने क्वेश्चन बन रहे हैं प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन उठा लो या कुछ भी उठाओ और ना मस्त मैराथन कर लेते हैं, है ना? उससे ना कि वो हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी एक तरह से ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा लेते हैं बेसिकली, कहते हैं हम इंडियन पॉलिटी का जो सब कुछ क्लियर करके जाएं। आप 10 सालों के प्रीवियस ईयर इंडियन पॉलिटी का ले लेते हैं, है ना? संविधान से रिलेटेड, राजनीति से रिलेटेड, अनुच्छेदों से रिलेटेड, अधिकारों से रिलेटेड, इन सब का ना
कर देते हैं, पोस्टमार्टम कर देते हैं, मतलब वाला है ना। महत्वपूर्ण घोषित मसलों पर क्या है, प्रतिबंध, है ना। या तो अंतरराज्यीय व्यापार है, वाणिज्यिक व्यापार है, फिर कुछ और ऐसे मसले हैं जो महत्वपूर्ण मसले हैं जिनकी घोषणा हुई है, उनके क्रय विक्रय के आधार पर प्रतिबंध है भाई, है ना। मसले पर क्रय विक्रय के आधार पर, जब सेंटेंस पढ़ो ना तो थोड़ा लगता है क्रय विक्रय के आधार पर, है ना। इज इट क्लियर? सेंटेंस नहीं बनता है ना तो ये एरो के थ्रू जाया करो कि ऐसे बनेगा, महत्वपूर्ण मसले पर क्रय विक्रय के आधार पर प्रतिबंध, है ना। चलिए, कर राजस्व का वितरण पढ़ना है। कर राजस्व का वितरण